नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज खबर नासा से। नासा का मानव मून मिशन ओरियन कैप्सूल की सुरक्षित वापसी पर निर्भर है। चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट की अब से करीब घंटे भर बाद ही वापसी हो रही है। रात 11:09 पर ये नीचे आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा 2024 में एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के आसपास भेजेगा और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर नासा का यान भेजने की योजना है। लौट रहा है ओरियन कैप्सूल। महासागर में गिरेगा भीषण गर्म कैप्सूल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का बेहद अहम मिशन। चंद्रमा के ऑर्बिट से धरती पर आने को तैयार है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाले ओरियन कैप्सूल की वापसी का बेसब्री से इंतजार जारी है। बीते 16 नवंबर को सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट के जरिए इसने उड़ान भरी थी। चांद की यात्रा के बाद ये वापसी कर रहा है। अब से कुछ देर बाद रात 11:09 पर ये कैलिफोर्निया के तट से दूर प्रशांत महासागर में गिरेगा। इस कैप्सूल का धरती पर आना चुनौतियों से भरा है। ये कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी साउंड की रफ्तार से 32 गुना ज्यादा रफ्तार से धरती पर पहुंचेगा। चंद्रमा की ऑर्बिट से धरती पर आते समय ये 3 हिस्सों लॉन्च, एबॉर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल में बंट जाएगा। ओरियन क्रू मॉड्यूल जब धरती के वातावरण में आएगा तो हवा के घर्षण से क्रू मॉड्यूल की रफ्तार कम हो जाएगी और तापमान बढ़कर 2760 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हालांकि क्रू मॉड्यूल में लगी हीट शील्ड उसे जलने नहीं देगी, क्योंकि हीट शील्ड एक ऐसा अहम उपकरण है जिसे अंतरिक्ष यान, उसके यात्रियों और बोर्ड पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लोहा 1200 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है, लेकिन ओरियन क्रू मॉड्यूल हीट शील्ड के चलते उससे दोगुने से ज्यादा तापमान में भी सुरक्षित रहेगा। बता दें कि इसमें इंसान नहीं बल्कि 3 मानव पुतले भर भेजे गए हैं। ओरियन कैप्सूल नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का अहम हिस्सा है, जो नासा के मानव मून मिशन का पहला चरण है। कैप्सूल के सुरक्षित नीचे आने के बाद ही एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा। दरअसल किसी स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद उसकी वापसी सबसे अहम होती है, क्योंकि वापसी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इस मिशन के सफल होने पर 2024 में नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के आसपास भेजने के मिशन को अंजाम देगा। इसके बाद 2025 में नासा एक यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश करेगा। 50 साल पहले नासा के अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार कोई कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचा और अब लौटने की आखिरी घड़ी आ पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर नागपुर से। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर नागपुर को 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी। नागपुर पहुंचकर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर नागपुर की तस्वीर ही बदल जाएगी। अपने पारंपरिक स्वागत के दौरान पीएम मोदी खुद ढोल बजाते भी नजर आए, तो मेट्रो की सवारी करते भी दिखे प्रधानमंत्री मोदी। नागपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर को सौगात देने की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक के बाद एक 75,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे नागपुर की सूरत एकदम से बदली नजर आएगी। सबसे पहले पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन से अब यात्री कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार यात्रियों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। नागपुर को सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम मोदी नागपुर के फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। इस सफर के लिए उन्होंने खुद ही अपना टिकट खरीदा। सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। खपरी मेट्रो स्टेशन पर नागपुर मेट्रो फेज 1 राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। यहाँ ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया तो वे खुद भी कलाकारों के बीच पहुंचकर ढोल बजाने लगे। पहले चरण में नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे महामार्ग का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। दूसरा चरण पूरा होने पर यह महामार्ग 701 किलोमीटर का होगा। आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नागपुर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाले एम्स को देश को समर्पित किया। जुलाई 2017 में उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने यहां एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 साल में सोच और अप्रोच बदलने का जिक्र करते हुए एक बार फिर से साफ कर दिया कि उनकी सरकार के विकास का पैमाना क्या है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागपुर के बाद पीएम मोदी गोवा पहुंचे और यहां से उन्होंने गोवा वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी सौगात दी। जी हां, और ये सौगात थी 3 आयुष संस्थानों के उद्घाटन की। इसके अलावा पीएम मोदी यहां मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। गोवा से प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी खास सौगात दी। गोवा के पणजी में आयोजित 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को देशवासियों को सौंपा। गोवा में एम्स का आयुष अस्पताल, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। इनमें से एम्स के आयुष अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने समारोह के समापन कार्यक्रम के दौरान किया और इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन और दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प का बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों
आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वाद। पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में बहुत वक्त लग गया, क्योंकि दुनिया को बताने के लिए आयुर्वेद का परिणाम और प्रभाव तो था, लेकिन पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। अब इस पर जोर देने की जरूरत है ताकि योग की तरह ही आयुर्वेद के जरिए दुनिया के नक्शे पर भारत की विरासत को जगह मिल सके। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। पीएम मोदी ने जिन 3 आयुष संस्थानों को देशवासियों को सौंपा है, उनमें से एक दिल्ली का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान भी है, जो कई मायनों में खास है। दिल्ली के नरेला में बना है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। 10 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। दिल्ली का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान 290 करोड़ की लागत से बना है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में लोगों को इलाज की सुविधा होगी। साथ ही यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नए रिसर्च पर भी काम होगा। ये संस्थान होम्योपैथी सिस्टम की कई शाखाओं में युवाओं को स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्सेज कराने की सुविधा भी प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने गोवा में 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया, जिसकी आधारशिला खुद पीएम मोदी ने ही साल 2016 में रखी थी। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में दूसरा हवाई अड्डा होगा। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि अब इस नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां से 200 से अधिक नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंडिगो और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस पहले ही नए हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने की योजना की घोषणा कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में रिवाज को कायम रखते हुए जनता ने सरकार बदल दी और आज प्रदेश में नई सरकार बन गई। जोरों शोरों के साथ हुए भव्य कार्यक्रम में सुखविंदर सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ले ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद थे। शिमला के रिज मैदान में जोश बता रहा है कि इस जीत ने कांग्रेस में कैसे जान डाल दी। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस तरह एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शिमला के रिज मैदान की ये तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए सुकून देने वाली रही। रिज मैदान पर शपथ ग्रहण के दौरान का जोश और ये नाच गाना बता रहा था कि कांग्रेस के समर्थक इस जीत से कितने उत्साहित थे। हिमाचल में राजनीतिक रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक और फिर यहां से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले सुखविंदर सुक्खू समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच मंच तक पहुंचे और शपथ ग्रहण की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं। कांग्रेस के कई दिग्गज शपथ समारोह के दौरान मौजूद थे। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि वो ही नहीं, पूरी कांग्रेस काफी खुश है। We are all very happy. They all worked very hard. सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भी मुलाकात की, जो सीएम पद का दावा कर रही थी, लेकिन आखिर में मान गई।
बहरहाल लगातार सिमट रही कांग्रेस को हिमाचल ने राहत की सांस लेने का मौका दिया है और यही खुशी, यही जोश शिमला में दिखा। शिमला से सतेंद्र चौहान और ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर प्रयागराज से। देश के कई शहरों में प्रदूषण बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर किसी शहर की हवा सबसे साफ होने का पता चले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस साल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यूपी के 3 शहर टॉप 3 में आ गए हैं। उनमें से प्रयागराज दूसरे नंबर पर है। आपको बताते हैं साफ हवा के मामले में प्रयागराज कैसे हुआ नंबर 2। संगम नगरी प्रयागराज अब देश के उन बड़े शहरों में शुमार हो गई है जहां की हवा सबसे साफ है। प्रयागराज ने क्लीन एयर सर्वे 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शहर में सफाई पर जोर दिया जा रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसके तहत कूड़े कचरे से निपटने के उपाय हुए हैं और कूड़ा जलाने से रोकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो साथ ही कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला फंक्शनल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट है। तो जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो वेस्ट होता है, हम लोगों ने पूरी एक एसओपी बनाई हुई है कि जहाँ पर भी सीएनडी वेस्ट इकट्ठा होता है उसको हमारे व्हीकल्स के द्वारा जा करके शहर में सीएनडी वेस्ट इकट्ठा किया जाता है। प्रतिदिन करीब 100 मीट्रिक टन हम लोग सीएनडी वेस्ट इकट्ठा करके इसको प्रोसेस करते हैं। क्लीन एयर सर्वे की 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले नंबर पर है तो वाराणसी तीसरे नंबर पर है। लोगों को उम्मीद है कि कोशिशें रंग लाएं तो प्रयागराज इस रैंकिंग में अव्वल हो जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर का चयन करने सफाई के मसले में निश्चित रूप से जो इलाहाबाद के प्रशासन का प्रयास है, मुझे ये विश्वास है कि जल्दी ही नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पर ही आ जाएगा। कुल मिलाकर साफ है कि प्रयागराज में किए जा रहे प्रयासों से सफाई की नई इबारत लिखी जा रही है। ये सिलसिला जारी रहे तो देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर इस शहर को खास पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं करनाल का। करनाल का एक घर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस घर को देखेंगे तो एक ही सवाल आपके जहन में आएगा, ये घर है या गार्डन? जी हां, दरअसल इस घर के कोने कोने में पौधे हैं। जहां नजर जाती है सिर्फ रंग बिरंगे फूल ही नजर आते हैं। आप भी इस अनोखे घर के दीदार कर लीजिए। आंगन में पौधों की बहार, छत पर रंग बिरंगे फूलों की सौगात, घर के हर कोने में सिर्फ पौधे ही पौधे। करनाल में एक घर ऐसा भी। पहली नजर में लगता है कि ये किसी गार्डन की तस्वीर है, लेकिन ये कोई गार्डन नहीं बल्कि करनाल के रहने वाले रामनिवास के सपनों का आशियाना है। यहाँ फूलों की सुगंध भी है, आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरत हरियाली भी है। छत पर हरी घास भी है तो रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक नजारा भी है। इस अनोखे घर में जहाँ नजर डालेंगे वहाँ आपको अलग अलग रंग और किस्म के फूल और पौधे ही नजर आएंगे। फूलों और पौधों का ये कारवां 8 गमलों से शुरू हुआ था, लेकिन आज इस छत वाले बगीचे में 5000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के फूल और पौधे हैं। जगह पक्की थी, जगह कच्ची थी नहीं, कहाँ लगाए, तो 8 गमले में लेकर के आया। 8 गमले मात्र 97 में, और उन 8 गमलों से आज जो है मेरे पास 5000 प्लस।
ये घर इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लोग सुबह शाम यहाँ पर आकर प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करते हैं। जो भी यहाँ पर आता है प्रकृति से जुड़ने का संकल्प लेकर जाता है। अभी देखो हैदराबाद से टिकट कराया उन्होंने, परसों तरसों में आ रहे हैं 2 दिन के लिए। तो हैदराबाद से जैसे देखा वहाँ से हैदराबाद से टिकट कटा के इंडिया के कोने कोने से पहुँच जाते हैं। और अपने लोकल वाले हैं तो वो तो लगा ही रहता, देख ही रहे हैं आप, विजिटर्स विजिट कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि किसी के लिए बंद नहीं है, आइए फोटोग्राफ कराओ, देखो। मेनली क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि प्रकृति की तरफ मुड़ें, जाएं, तभी हमारी ये पृथ्वी बच पाएगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे। घर की छत बगीचे में तब्दील हो चुके हैं। घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आपको पौधे खिलखिलाते नजर न आए। इसके कई फायदे हैं। घर का वातावरण शुद्ध रहता है, हरियाली की वजह से साफ सुथरी हवा भी मिलती है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर सैर सपाटे की। सर्दी में हिल स्टेशन पर सैर करने वालों की कमी नहीं है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा माइनस में जा रहा है, लेकिन यहां सैलानियों की भीड़ काफी लगी हुई है। ये तस्वीरें माउंट आबू की हैं। सर्दी की गुनगुनी धूप का मजा लेते इन सैलानियों के चेहरे पर चमक देखते ही बनती है। इन दिनों बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में नक्की झील और आसपास के इलाकों में सैर करने के लिए लोगों की जमघट लगी है। ठंड भले ही जोरदार पड़ रही हो, लेकिन यहाँ घूमने आए लोगों को मौसम का ये मिजाज खूब पसंद आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है लेकिन चलता है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा की सर्दी और माउंट आबू की सर्दी में काफी वेरिएशन रहता है, उस सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? तो बड़ौदा में इतनी ठंड नहीं होती, माउंट आबू में बहुत ठंड है। चाहे दिन हो या रात, हर वक्त सैलानियों को माउंट आबू में चहलकदमी और मौज मस्ती करते देखा जा सकता है। सर्दी से छुटकारा पाने के लिए जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ गर्म दूध, जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और रबड़ी खाकर बदन में गर्माहट लाने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं। इलाके में लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया, लेकिन इस साल हिल स्टेशन पर सैर सपाटे में कोई कमी नहीं है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यहाँ टूरिस्टों की भीड़ और बढ़ेगी और पर्यटन कारोबार में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।